उत्तर प्रदेश। देखिए इसको समझते हैं एनडीआरएफ, जिसे कहते हैं क्या, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्या कहते हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अब इसका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन एक ही बनता है कि भारत के अंदर जो ये आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है ना, इसके लिए अधिनियम की बात कब की जाती है? तो वर्ष 2005। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके लिए अधिनियम की बात कब की जाती है? वर्ष 2005 में। और एनडीआरएफ की पहली महिला बटालियन, क्या कह रहा है? पहली महिला बटालियन कहां पे तैनात की गई? तो याद रखिएगा, हापुड़ जिला उत्तर प्रदेश। कहां पे तैनात की गई? तो हापुड़ जिला उत्तर प्रदेश। यही क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे कि एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई? तो गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ जिला उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? देखिए 9 जनवरी, ध्यान से समझिएगा, कौन सी बात कर रहे हैं? 9 जनवरी। तो 9 जनवरी के दिन ध्यान से समझिएगा, जो आपके गुरु गोविंद सिंह है ना, इनकी 355वीं जयंती मनाई गई। कौन सी? 355वीं जयंती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 9 जनवरी के दिन एक और दिवस मनाते हैं, वो कौन सा है? प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस। और ये दिवस मनाते हैं कब? 9 जनवरी को। अब एक बात बताइए कि क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछ देगा कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं क्यों, तो ध्यान से समझिएगा, 9 जनवरी 1915। कौन सा डेट? 9 जनवरी 1915। इस दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत कौन आते हैं? महात्मा गांधी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। अगर हम बात करते हैं किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। तो ध्यान से समझिएगा, गुरु गोविंद सिंह की अगर पूछे जयंती मनाते हैं कब? 9 जनवरी को। और वर्ष 2022 में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? तो 355वीं जयंती। अब ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह से क्वेश्चन क्या पूछेगा? इनकी 4 पुत्रों को किस नाम से जाना जाता है? 4 साहिबजादा। क्या कहते हैं? 4 साहिबजादे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर अगर आपसे कि हाल ही में गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की जयंती को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा, वीर बाल दिवस। कौन सा दिवस? वीर बाल दिवस। और ये दिवस मनाया जाएगा कब से? 26 दिसंबर। किस दिन से? 26 दिसंबर। अब थोड़ी सी बात करते हैं किस पे? गुरु गोविंद सिंह पे। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु? 10वें गुरु या अंतिम गुरु भी हम कह सकते हैं। और याद रखिएगा कि सिखों को 5 का कार्य किसने अनिवार्य किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। और खालसा पंथ की स्थापना भी किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। अगर क्वेश्चन पूछे कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को किस नाम से? 4 साहिबजादे के नाम से। और इन्हीं के नाम से एक दिवस मनाया जाएगा। कौन सा? वीर बाल दिवस, जो वर्ष 2022 में पहली बार मनाया जाएगा। और ये किस दिन को मनाया जाएगा? 26 दिसंबर। किस दिन मनाया जाएगा? 26 दिसंबर। तो क्वेश्चन पूछा गया कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 355वीं। अब एक बात बताइएगा कि 9 जनवरी से तुरंत 1 मिनट बस आगे एक अंक पढ़िएगा, 10 जनवरी। किस दिन? 10 जनवरी। और इस दिन कौन सा दिवस? बोलिए कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस। कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस। आप विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? हाँ, याद रखिएगा, 10 जनवरी 1975। ध्यान से समझिएगा, 10 जनवरी 1975 ईस्वी को पहली बार जो आपका हिंदी सम्मेलन है ना, इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है? बोलिए नागपुर महाराष्ट्र। कहाँ पे किया जाता है? तो नागपुर महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन पूछे कि 10 जनवरी को कौन सी बैठक? तो प्रथम जो आपका हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाता है 10 जनवरी 1975 को। कहाँ पे? तो नागपुर महाराष्ट्र में। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। किस दिन मनाते हैं? 14 सितंबर। दोनों में अंतर याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु। ध्यान से सुनिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नाम। क्या नाम है भाई? तो पीवी सिंधु। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ये पीवी सिंधु है, इनका खेल कौन सा है? तो बैडमिंटन। कौन सा है? बैडमिंटन। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पीवी सिंधु ने जो आपका सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट प्रतियोगिता है ना, इसमें महिला एकल
फाइनल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु का पूरा नाम है क्या? पुसरला वेंकट सिंधु। क्या नाम है? पुसरला वेंकट सिंधु। और इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। अब देखिए करंट का क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा आपसे इनसे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में सिंगापुर, आवाज नहीं, कौन सा? सिंगापुर ओपन जो आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 था, इसमें गोल्ड जितने महिला एकल की विजेता कौन रही? तो पीवी सिंधु। कौन रही? पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु से याद रखिएगा एक बेहतरीन क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने वर्ष 2022 में कौन सा मेडल जीता? तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन इनसे पहले अगर पूछेगा कि रियो ओलंपिक वर्ष 2016 में कौन सा मेडल? तो सिल्वर मेडल। और यही से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि ओलंपिक के इतिहास में वह भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने लगातार 2 मेडल जीता? तो कौन है? पीवी सिंधु। 2016 में कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन ध्यान रहे, अगर एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ देगा कि ओलंपिक के इतिहास में, पूछ देगा कि पैरा ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी, तो क्या होगा? अवनी लेखरा। दोनों में अंतर समझिएगा। पैरा की बात कर देगा तो क्या हो जाएगा? अवनी लेखरा। और सिर्फ ओलंपिक की बात करें तो कौन हो जाएगी? पीवी सिंधु। कौन होंगी? पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने 2016 में कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। और 2020 में कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। इनका संबंध है किस खेल से? तो बैडमिंटन से। इन्होंने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट प्रतियोगिता में महिला एकल में भी जीत गई हैं। और हाल ही में सिंगापुर जो आपका ओपन 2022 का आयोजन किया गया था ना, तो महिला वर्ग का विजेता कौन रही? तो पीवी सिंधु। कौन रही? पीवी सिंधु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नीरज चोपड़ा को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, नीरज चोपड़ा। आवाज नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये नीरज चोपड़ा है, इनका संबंध किस खेल से है? खेल क्या है? भाला फेंक। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, इन सभी को यहाँ पे कवर करते हैं। नीरज चोपड़ा कौन है? नीरज चोपड़ा। तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नेम भारत के लिए। अगर क्वेश्चन पूछे ना, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक। किससे है? भाला फेंक। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में, ध्यान से समझिएगा, कितने मीटर का भाला फेंका था? तो याद रखिएगा 87.58 मीटर। कितने मीटर का? 87.58 मीटर। अब इतने मीटर का भाला फेंककर इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड। कौन सा? गोल्ड। और याद रखिएगा व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को दूसरा गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन, सॉरी दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? नीरज चोपड़ा। लेकिन इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि ट्रैक एंड फील्ड में भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया? तो नीरज चोपड़ा। किसने? नीरज चोपड़ा। अगर हम बात करते हैं ना कि नीरज चोपड़ा ने अपना हाल ही में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कौन सा रिकॉर्ड बनाया? नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। और ये कितने मीटर का भाला फेंका? तो याद रखिएगा 89.94 मीटर। और ये भाला इन्होंने कहाँ फेंका? तो डायमंड लीग। कहाँ पे? डायमंड लीग। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि इन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड जो तोड़ा था उसमें कितने मीटर का भाला फेंका था? तो 89.30 मीटर। कितने का? 89.30 मीटर। तो देखिए इन्होंने 89.30 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़कर कितना बना लिया? 89.94 मीटर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में नीरज चोपड़ा का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कौन बना है? तो 89.94 मीटर। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कितने मीटर का भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर। अब ध्यान रहे कि इन्होंने भाला फेंका था किस दिन को? तो 7 अगस्त को। किस दिन फेंका था? 7 अगस्त को। इसीलिए भारत के अंदर 7 अगस्त को कौन सा दिवस? भाला फेंक दिवस। कौन सा दिवस? भाला फेंक दिवस। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देगा कि जो आपका नीरज चोपड़ा है ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? हरियाणा। कहाँ से? हरियाणा। और एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि नीरज चोपड़ा के कोच का नाम क्या है? कोच का नाम क्या है? तो नसीम अहमद। क्या नाम है? नसीम अहमद खान कह सकते हैं। ये इनके क्या है? कोच है। अब एक क्वेश्चन बताइएगा कि
जो आपके नीरज चोपड़ा है, इनकी ऑटोबायोग्राफी की क्या नाम है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और ये किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा, नवदीप सिंह गिल। किसके द्वारा? नवदीप सिंह गिल। इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। किसे भाई? तो नीरज चोपड़ा को। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि नीरज चोपड़ा को 73वें जो आपका गणतंत्र दिवस है ना, इसके शुभ अवसर पे कौन सा मेडल मिला? तो परम विशिष्ट सेवा मेडल। कौन सा मेडल? परम विशिष्ट सेवा मेडल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 जनवरी को पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक प्रख्यात सम्राट थे। तो किसके थे? कथक। किसके? कथक के। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछे कि जो कथक नृत्य है यह किस राज्य का है? क्लासिकल नृत्य। तो उत्तर प्रदेश। किसका है? उत्तर प्रदेश। कथकली नहीं करें, कथकली की बात करें तब क्या होगा? केरल। लेकिन कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश। और ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? बोलिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? लखनऊ घराने से। किसे? लखनऊ घराने से। अब पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में हो गया क्या? निधन। और याद रखिए, ये एक शास्त्रीय नृत्यकार थे। किस नृत्य के? तो कथक। किसके थे? कथक के। और पूछे क्वेश्चन कि भारत में टोटल जो आपके शास्त्रीय नृत्य है अर्थात क्लासिकल डांस है, इनकी संख्या कितनी? 8। कितनी संख्या? 8। अब आप लोग में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो 8 क्लासिकल डांस का नाम बताएंगे? खड़े हो जाइए, बस थोड़ा सा 1 मिनट का आराम ले लें हम भी। बोली, पहला कथक। आवाज नहीं, कोई नहीं बोलेगा। दूसरा कथकली। तीसरा आपका कुचिपुड़ी। और क्या आपका चौथा भरतनाट्यम। बोलिए, भरतनाट्यम। 5वां मणिपुरी कह सकते हैं, ठीक। और 6 नंबर का कौन सा है? सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। ध्यान से समझिएगा। और कौन सा? ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी। और कोई? हाँ, और एक छूटा है, कौन सा? मोहनी अट्टम। कौन सा है? तो ध्यान से समझिएगा, मोहनी अट्टम। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन ये था कि भारत में टोटल क्लासिकल डांसों की संख्या कितनी? 8। तो देखिए, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। और ध्यान रहे कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। तो क्वेश्चन पूछे कि भारत के टोटल क्लासिकल डांसों की संख्या कितनी? 8। कौन कौन से? तो कथक ये किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। अगर क्वेश्चन पूछे कथकली किसका? केरल का। और भरतनाट्यम तमिलनाडु। किसका है? तमिलनाडु का। अच्छा, 1 मिनट, कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी को कर दीजिएगा आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम किसका हो जाएगा? कर दीजिए इसको तमिलनाडु। नेक्स्ट पूछे कि मणिपुरी किसका? तो मणिपुर का ही। सत्रिया किसका? असम। किसका? असम। और उड़ीसी किसका? तो उड़ीसा का ही हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? मोहनी अट्टम। ये भी क्या हो जाएगा? केरल। याद करने का तरीका समझिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि भारत में टोटल क्लासिकल डांसर की संख्या 8, तो देखिए उत्तर प्रदेश का एक कौन सा? कथक। और केरल के कितने? 2। एक हो जाएगा आपका कथकली और दूसरा क्या हो जाएगा? मोहनी अट्टम। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश पे, कौन सा? कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु का पूछे तो आपका भरतनाट्यम। आप पूछे कि सत्रिया किसका? तो असम का। सबसे अधिक बार पूछा गया यही क्वेश्चन है। पूछता है कि निम्न में से किस राज्य का क्लासिकल डांस जो है ना वह सत्रिया है? तो किसका है? असम का। अब उसी असम में बिहू भी दे देता है। अब क्वेश्चन पूछता है ना कि निम्न में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है? तो बिहू असम का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि लोक नृत्य। क्या है? लोक नृत्य। इसको समझिएगा। और शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सत्रिया। क्या हो जाएगा? सत्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 जो बिलियन डॉलर है ना इसके सौदे पे हस्ताक्षर किया? तो वह देश कौन सा है? फिलीपींस। कौन सा है? फिलीपींस। अब देखिए, अभी समझा रहे हैं आप लोग को कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सिर्फ सोनिक मिसाइल क्या होती है, इन सभी को भी समझा रहे हैं। ठीक, बस 2 मिनट रुकिए। और हम बार बार आप लोग को बताते हैं कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और उससे पहले अपने अंतरात्मा से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैंने इस एग्जाम के लिए अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। अगर उसका आ गया कि हाँ, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। भले ही आपका अगर मेडिकल हो उसमें छट सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट उसमें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आपकी अंतर आत्मा ने जवाब दिया। और अंतर आत्मा ऐसे जवाब नहीं देती है।
कब देती है? जब हम उसमें मेहनत किए रहेंगे तब। अगर मेहनत करके किसी चीज में असफल भी हो जा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए मेरा, आप उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। जानते हैं क्यों? अगर बुरा मत मानिएगा, जितने भी टीचर है ध्यान से समझिएगा, सभी टीचर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई भी टीचर है, ऐसा तो नहीं ना होंगे कि जिनको पढ़ने नहीं आता है वो भी पढ़ाते हैं। वो मेहनत अपना बेहतरीन किए होंगे, लेकिन उनकी बेहतरीन मेहनत के बावजूद कहीं ना कहीं चूक हुआ होगा, जिसकी वजह से वो असफल हो गए। तो क्या वो अन्य उनके साथ जो भी स्टूडेंट थे उनकी तुलना में अच्छे हैं कि बेकार है? अच्छे है ना, तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो उनकी मेहनत बेकार गई? नहीं गई। तो देखिए यही कही जाती है ना, जो मेहनत ऐसी चीज होती है, ये कभी जो आपकी होती है ना, बेवफा कभी नहीं करती है। कौन? मेहनत हमेशा आपको सफल बनाएगी। भले ही आप उस मंजिल को नहीं पाएंगे, लेकिन उस मंजिल के यकीन मानिए सबसे बेहतरीन आपका जो मार्गदर्शन होगा वो सबसे बढ़िया होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं ना, और उसमें असफल बार बार होते हैं, तो उसमें हमें तजुर्बा मिलता है। क्या मिलता है? तजुर्बा। और ध्यान दीजिए, अगर उसको हम लगन से करते हैं ना, तो एक बार नहीं करेंगे, दूसरी बार नहीं करेंगे, तीसरी बार में क्या हो जाएंगे? बेहतरीन तरीके से सफल हो जाएंगे। लेकिन कब? किसी भी चीज को करने के लिए होनी चाहिए क्या? लगन। अब ये नहीं कि घर से पढ़ने आ रहे हैं और वहाँ पे हम सोच ले रहे हैं कि हम यहाँ पे जाकर ये बात करनी है और यहाँ पे जाकर ये बात करनी है। तो आप किसी भी तरह से पढ़ेंगे ना, किसी भी संस्था में, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन के लिए बस अपने अंदर एक लगन जगाइए, और लगन के साथ एक जुनून कि हाँ मुझे पढ़ना है किसी भी हालात में। जैसे हम लोग को ये है ना कि शाम और सुबह खाना है तो खाना है। भले ही थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो थोड़ा सा कम खाते हैं, और नहीं परेशानी रहती तो आराम से खाते हैं, भरपेट खाते हैं। इसी तरह से नियम बना लीजिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, चाहे वो परेशानी कोई भी हो। और परेशानियां जिंदगी में आती है ना, घबराना नहीं चाहिए, है ना। वो परेशानियां आपको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन दिशा में ले जाने के लिए आती हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो परेशानियों से होकर जो आपका अगर परेशानियों से होकर जो आप उसका सामना कर लेता है वो निखर जाता है, और जो इसका सामना नहीं कर पाता वो क्या होता है? निखर जाता है। यही चीज होती है। ठीक, देखते हैं ना हीरा को जितना बार उसको घसीटा जाता है उतना ही क्या होता है? चमकता है। क्या होता है? चमकता है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने आप को बनाइए, एक एम ले लीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, और उसी एम के पीछे भागिए। सबसे पहले चुनिए कि हम किसके योग्य हैं, और जिसके योग्य है ना उसके पीछे एकदम बेहतरीन तरीके से भागिए। आपका आज नहीं तो कल बेहतरीन तरीके से रिजल्ट होगा, और रिजल्ट भी नहीं होगा ना तो उस क्षेत्र के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आप होंगे, यकीन मानिए, है ना। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग बेहतरीन तरीके से घर पे पढ़िए, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि आप लोग स्टूडेंट नहीं है, चाहे हम भी हैं स्टूडेंट नहीं है। हम लोग अपने माता पिता के क्या है? उम्मीद है। सोच कर देखिए कि माता पिता घर पे क्या कर रहे होंगे, और हम लोग के लिए कितना बेहतरीन समय निकाल कर यहाँ पे विदे के पढ़ने के लिए। और अगर हम यहाँ पे आकर पढ़ नहीं रहे हैं तो अपने आप को तो धोखा दे ही रहे हैं, लेकिन अपने आप के साथ साथ माता पिता को भी क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। और याद रखिएगा कि अगर हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरा होगा। क्यों खतरा होगा? कि जब हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो इसी समस्या से ना हमारी आने वाली पीढ़ी फिर जूझेगी। तो इसीलिए अपने आप को जब हम सफल बना लेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को ये तकलीफ नहीं हो पाएगी। ठीक, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, एकदम इत्मीनान से। कोई भी चीज नहीं आ रहा है बेहिचक पूछिए, आज नहीं तो कल आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन किसके तौर पे? सिर्फ रेगुलरिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है। अब ये नहीं कि नाम के लिए पढ़ेंगे ना, कि घर से आ रहे हैं फिर जाएंगे, महीना पूछ गया फीस दे दिए, तो कभी नहीं सफल पाएंगे। ऐसा कब तक करेंगे? 2 से 3 वर्ष करेंगे, उसके बाद से अपने आप खुद कहेंगे कि हम नहीं पढ़ेंगे, अपना जगह ढूंढ लेंगे कि हमें कहाँ जाना है। और हम बार बार कहते हैं कि आज से 2 वर्ष और 3 वर्ष बाद कोई पूछेगा ना आपसे, तो ये नहीं पूछेगा कि आपके पास कितनी गर्लफ्रेंड है चाहे बॉयफ्रेंड है, बस ये पूछेगा कि आपकी हैसियत कितनी है। बात समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 वर्ष बाद कोई भी आपसे म्यूचुअल फ्रेंड की बात नहीं करेगा कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड कितने हैं। आज तो हम दिखा देते हैं कि हमारे म्यूचुअल फ्रेंड फेसबुक पे 5000 है, 4000 है, ये कुछ नहीं है। हम बार बार बताते हैं कि आजकल बेस्ट फ्रेंड के भी क्या हो रहे हैं? बेस्ट फ्रेंड हो रहे हैं। इस बात को समझिएगा। कहने का मतलब कि आप बेस्ट फ्रेंड किसी और को मान रहे हैं और ये बेस्ट फ्रेंड किसी और को मान रहे हैं। इसका मतलब कि आप में प्रेम ही कहाँ है? अगर प्रेम रहता है इन दोनों में तो ये किसी दूसरे को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं? कभी नहीं मानते। ठीक, तो हम बार बार कहते हैं सभी के सभी क्या है? म्यूचुअल फ्रेंड्स है। और 2 से 3 वर्ष बाद कोई नहीं आपसे पूछेगा जो हम बताएंगे वो। ठीक, बस हैसियत की बात करेंगे, खुद अपने आप शर्म भी लगने लगेगी। अगर मान लीजिए कि हम हैं और आप हैं यहाँ पे, और आप कल आने वाले समय में स्विफ्ट डिजायर से घूम रहे हैं और हम साइकिल से चल रहे हैं, तो अंतर रहेगा हमारे और आप में? नहीं रहेगा, खुद हमें शर्म लगने लगेगी। ठीक, तो इस चीज से अगर बचना है और समाज को एक नई दिशा देना है ना, तो मेहनत कीजिए, अपने लिए कीजिए। ठीक, और आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि हम लोग अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। उनकी जिंदगी तो गुजर गई किसी न किसी तरीके से, लेकिन हमारा क्या होगा और आने वाला भविष्य का क्या होगा हमारी पीढ़ी का, इस पे थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग पढ़िए। ठीक, और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ना तो रिजल्ट आराम से होगा। और हम बार बार भी कहते हैं ना, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है ना,
सर जी से 1 घंटा का समय मांगे है ना, इतना गारंटी के साथ कर रहे हैं ना आप लोगों को, जितना बेहतरीन तरीके से बताएंगे उसको अगर आप लोग कवर कर रहे हैं, मेरी मेहनत और आप लोग की मेहनत, तो आराम से हम लोग सफल हो जाएंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हमारी मेहनत पे डिपेंड रहिएगा। अगर हम आपके साथ 2 कदम चल रहे हैं तो आप हमारे साथ थोड़ा 2 कदम और आगे चलिए, आराम से हम लोग की मंजिल मिल जाएगी। ठीक, बस यही कहेंगे कि बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़िए। ठीक है, चलिए निकालिए, पढ़ा जाए। कौन 32 नंबर पे थे ना, 32 का थोड़ा सा विश्लेषण ध्यान से समझिए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, जो मिसाइल से संबंधित है। देखिए कहाँ गया, बोल रहा था, सुनिए। अगर 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो हमसे ध्यान से समझिएगा। पूछा है क्वेश्चन कि किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन जो डॉलर है इसके सौदे पे हस्ताक्षर किया है। तो देश कौन सा है? फिलीपींस। कौन सा है? फिलीपींस। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को हम बता रहे हैं बेहतरीन तरीके से कि सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, सबसोनिक मिसाइल क्या होती है। अब आपकी जो अगर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है ना, ये मिसाइल क्या होती है, इन तीनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछे पहला सबसोनिक मिसाइल, ध्यान से समझिएगा कौन सी, तो सबसोनिक मिसाइल या सबसोनिक क्रूज मिसाइल कह सकते हैं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक, और दूसरी होती है हमारी सुपरसोनिक, ध्यान से समझिएगा, क्रूज मिसाइल। और एक तीसरी होती है क्या, तो हाइपर, ध्यान से सुनिएगा, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये 3 प्रकार की मिसाइल अभी तक पूरी दुनिया में बन चुकी है। किसके आधार पे भाई, तो जो ध्वनि होती है ना, इसकी गति के आधार पे। ध्वनि की गति को हम लोग किसमें मापते हैं? मैक में। किसमें मापते हैं? मैक में। तो ध्यान दीजिएगा, मैक के आधार पर 3 प्रकार की मिसाइलें डेवलपमेंट की गई हैं। एक है आपकी सबसोनिक क्रूज मिसाइल, दूसरी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और तीसरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। बात को समझिएगा, इन तीनों में क्रूज शब्द लगा हुआ है। कौन सा शब्द? क्रूज शब्द। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर कि सर जी क्रूज का मतलब होता क्या है, तो ध्यान से समझिए, जिस भी मिसाइल के अंतर्गत अगर क्रूज शब्द लग गया तो वह मिसाइल ऐसी मिसाइल हो जाती है जो अपने लक्ष्य से कभी भी अचूक नहीं होती है, यानी कि हमेशा निशाना साध कर ही आती है। जैसे मान लीजिए कि कोई मिसाइल है और इसे अपना टारगेट बना ली कि हाँ मुझे इसे भेजना है, तो जिस मिसाइल में क्रूज शब्द लग गया ना, वो आप कहीं से भी छोड़ देंगे तो वह अपने निशाने को भेद कर ही वापस आती है, उसे ही कहते हैं क्रूज। क्या कहते हैं? क्रूज। तो उम्मीद है कि इस शब्द को समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल जिस मिसाइल की गति ना 1 मैक हो। कितनी हो भाई? 1 मैक। उस मिसाइल को कहते हैं क्या, तो सबसोनिक मिसाइल। क्या कहते हैं? सबसोनिक मिसाइल। और सुपरसोनिक मिसाइल उसे कहते हैं ऐसी मिसाइल जिस मिसाइल की जो गति है ना वो 5 मैक से क्या हो? कम हो। क्या हो? 5 मैक से कम हो। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं, तो ऐसी मिसाइल जिस मिसाइल की जो गति है वह 5 मैक से क्या हो? अधिक हो। क्या हो? अधिक हो। अब बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है कि। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल की जो गति होती है वो कितनी होती है, तो 1 मैक। क्या होती है? 1 मैक। और सुपरसोनिक मिसाइल की गति तो 5 मैक से क्या होती है? कम होती है। और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति तो 5 मैक से अधिक होती है। अब यहीं पे 3 क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर एक मिसाइल है जिसका नाम है निर्भया। क्या नाम है? निर्भया। तो क्वेश्चन पूछे कि निर्भया जो मिसाइल है, जो आपकी निर्भया सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये किसके अंतर्गत आती है, तो पहले के अंतर्गत, क्योंकि इसकी जो गति है ना वो कितनी है? 1 मैक है। कितनी है? 1 मैक। इसको किसने डेवलप किया? भारत ने। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जो हम लोग अभी ब्रह्मोस पढ़े ना, तो इसकी गति कितनी है, तो 2.8 मैक। कितनी है? 2.8 मैक। और थोड़ा सा देखिए कि क्या यह 5 मैक से अधिक है कि कम है? कम है। तो क्वेश्चन पूछे कि जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है यह किस प्रकार की मिसाइल है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कैसी है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें ना, तो हाल ही में रूस ने एक मिसाइल डेवलपमेंट किया जिसका नाम क्या है, तो जिरकॉन। क्या नाम है? जिरकॉन। इसकी गति कितनी है, तो 9.2 मैक। कितनी है? 9.2 मैक। ध्यान से समझिएगा। तो ये आपकी जिरकॉन मिसाइल है जो किसके अंतर्गत आती है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो क्वेश्चन पूछेगा
कि जो आपकी जिरकोन मिसाइल है इसको किसने डेवलप किया, रूस ने। यह किस प्रकार की मिसाइल है, तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्यों है भाई, क्योंकि इसकी गति 5 मैक से क्या है, अधिक है। देखिए अगर पूछे किसका, ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्योंकि इसकी गति 5 मैक से क्या है, कम है। और हाल ही में जो आपकी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है ना, जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है, इसको किस देश ने खरीदा है भारत से, तो फिलीपींस। किसने खरीदा, फिलीपींस। कितने रुपए में, तो 375 बिलियन अरब डॉलर में। आगे क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, कह रहे कि नागोजी ओकोंजो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला निदेशक बनी है। बात को समझिएगा, नागोजी ओकोंजो इवेला, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद है कि समझे होंगे। तो देखिएगा, हम एक संस्था है जिसे कहते हैं क्या, WTO। क्या कहते हैं, WTO। इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है कब, तो 1/1/1995। कब होती है, 1/1/1995। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और याद रखिएगा, इस WTO में टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी, तो 164। और 164वां देश कौन सा है, अफगानिस्तान। और इसी WTO की फर्स्ट महिला महानिदेशक कौन भाई, तो फर्स्ट महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो नागोजी ओकोंजो इवेला। और ये किस देश से बिलोंग करती है, तो नाइजीरिया। कहाँ से, नाइजीरिया। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागोजी ओकोंजो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला निदेशक बनी, तो विश्व व्यापार संगठन, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी, तो 164। कितने, 164। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं ना कि नमस्ते योग किस मंत्रालय की पहल है। ध्यान से समझिएगा, जो भी टेट का एग्जाम दिए होंगे ना, टीईटी 2021 का एग्जाम जो दिए होंगे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नमस्ते योग जो है ना कार्यक्रम, ये किस मंत्रालय से संबंधित है, तो याद रखिए कौन सा, आयुष मंत्रालय। कौन सा, आयुष मंत्रालय। और आयुष मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। अब करें कि दीपोर विल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो असम। किसमें है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय शहर को वर्ष 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। वर्ष 2020 का पूछेगा कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो 2020 में कौन सा था, हैदराबाद। कौन सा था, हैदराबाद। लेकिन पूछे कि 2021 में कितने शहर, 2। एक कौन सा हो जाएगा, मुंबई। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, हैदराबाद। कौन सा है, तो याद रखिएगा हैदराबाद। तो 2 शहर मिल जाएंगे। वर्ष 2021 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कितने शहर, 2। एक मुंबई और एक क्या हो जाएगा, हैदराबाद। और 2020 का पूछे तो याद रखेगा सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद, जो किसकी राजधानी है, तेलंगाना की। किसकी, तेलंगाना की। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है, तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ध्यान से समझिएगा, जो आपका इंद्रजाल है ना, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना। एक मिनट, मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर सी, मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, टोक्यो पैरा ओलंपिक की, आवाज नहीं, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक वर्ष 2020, ध्यान से समझिएगा। पैरा की बात क्या है और कब का कह रहा है, तो वर्ष 2020 का। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 है, इसका शुभंकर क्या था, बोलिए। इसका शुभंकर क्या था, सो माइटी। क्या था, सो माइटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा, तो थोड़ा सा अंतर समझिएगा। इसमें था चाइना। कौन था, चाइना। लेकिन सिर्फ ओलंपिक की बात करें तो अमेरिका। कौन सा था, अमेरिका। अब आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन हमसे पूछ देगा कि जिस टोक्यो पैरा ओलंपिक में इंडिया का स्थान कौन सा रहा, तो याद रखिएगा कौन सा, 24। कौन सा, 24वां। कितने पदक के साथ, तो 19 पदक। कितने, 19 पदक। और इस 19 पदक में पूछे कि गोल्ड कितने, 5, और सिल्वर की बात 8, और ब्रॉन्ज मेडल की बात 6। कितने,
6। और ध्यान दीजिए गोल्ड का एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 19। और इस 19 में गोल्ड कितने? 5, सिल्वर 8 और ब्रांज 6। तो पांचों गोल्ड विजेता की नाम याद रखेगा। पहला कौन सी थी? अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा। और बता दीजिए कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से? शूटिंग। किसे? शूटिंग। इसी तरह से दूसरा याद रखेगा मनीष नरवाल। कौन है? मनीष नरवाल। और इनका भी संबंध किस खेल से? शूटिंग। और तीसरा याद रखेगा प्रमोद भगत। कौन है? प्रमोद भगत। इनका संबंध किससे है? तो बैडमिंटन। किससे है? बैडमिंटन। और चौथे खिलाड़ी कौन है? याद रखेगा कृष्णा नांगर। आवाज नहीं। कौन है? कृष्णा नांगर। इनका भी संबंध किससे? बैडमिंटन। अब पांचवें नंबर पे कौन से थे? तो सुमित अंतिम। कौन से थे? सुमित अंतिम। इनका संबंध किससे थे? तो भाला पे। किससे? भाला पे। देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक के गोल्ड विजेता के खिलाड़ी कितने हैं? तो 5। कौन कौन से? अवनी लेखरा शूटिंग, मनीष नरवाल शूटिंग, प्रमोद भगत बैडमिंटन और कृष्णा नांगर बैडमिंटन और सुमित अंतिम भाला पे। अब एक बात बताइएगा, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस प्रतियोगिता में अवनी लेखरा ने कितने पदक जीते? 2। कितने पदक? 2। तो इन्होंने एक जीता गोल्ड और दूसरा जीता क्या? ब्रॉन्ज। तो अगर पूछे कि गोल्ड कितने मीटर प्रतिस्पर्धा में? 10 मीटर में। और ब्रॉन्ज की बात करें तो 50 मीटर। कितने में? 50 मीटर। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देगा कि पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से वह पहली महिला कौन है जिन्होंने लगातार 2 मेडल जीता? तो कौन? अवनी लेखरा। लेकिन सिर्फ पूछे कि ओलंपिक में वह पहली महिला जिन्होंने लगातार 2 मेडल जीता हो तो कौन है? पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु 2016 और 2020। करेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? अच्छा हाँ देखिए इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा ना। 37 नंबर का हम ऑप्शन नहीं पढ़ पाए। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? तो स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम अर्थात ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं। करे पैरा ओलंपिक में भारत को कितने पदक? तो 19। 19 में 5 क्या? गोल्ड। अब देखिए इसमें एक खिलाड़ी का नाम याद रखेगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि पूरे ओलंपिक के इतिहास में भारत का एकमात्र खिलाड़ी जो आईएएस अधिकारी हो उसने कोई पदक जीता, कौन सा था? सुहास यतिराज। कौन थे? सुहास यतिराज। इन्होंने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर। इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन। किसे? बैडमिंटन। और ध्यान रहे कि पैरा ओलंपिक खेलों में पहली बार इस बैडमिंटन खेल को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। किसको? बैडमिंटन को। अब बैडमिंटन में भारत के कितने खिलाड़ी ने गोल्ड जीते? तो 2। एक प्रमोद भगत और कृष्णा नांगर। एक बात बताइए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये अवनी लेखरा है, ध्यान से सुनिएगा, कौन है? अवनी लेखरा है। अगर पूछे कि ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करती है? बोलिए। जयपुर राजस्थान। कहाँ से? जयपुर राजस्थान। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हों को जयपुर राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर। क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर। और एक बात बताइए कि भारत के अंदर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत होती है कब? तो 22 जनवरी वर्ष 2015। कहाँ से भाई? पानीपत हरियाणा। कहाँ से? पानीपत हरियाणा। अब आप लोग में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो बताएंगे कि पानीपत हरियाणा से ही इसको क्यों शुरू किया गया? तो ध्यान से समझिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यह पाया गया था कि हरियाणा का जो पानीपत शहर है ना, यहाँ पे सबसे क्या है? कम लिंगानुपात है। क्या है? कम लिंगानुपात है। और इसी लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए यहाँ से एक योजना लॉन्च की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। किस दिन से भाई? तो 22 जनवरी वर्ष 2015 पानीपत हरियाणा से। कहां से? पानीपत हरियाणा से। और याद रखेगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कह रहे हैं? हाँ 879। याद रखेगा 1000 महिलाओं पे पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 879। ये सबसे कम लिंगानुपात। और सबसे अधिक लिंगानुपात पूछे तो कहाँ पे? बोलिए। कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल। और सबसे अधिक साक्षर अगर राज्य पूछे तो कौन सा? केरल। लेकिन एक यूपी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछेगा, देखिए जनगणना में हम लोग चले गए, पढ़ रहे थे क्या चलेगा जनगणना में, कोई बात नहीं, एक जवाब दीजिए क्वेश्चन का, फिर अपने टॉपिक पे लौट आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का, ध्यान से समझिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वह कौन सा है? लिंगानुपात वाला जिला।
बोलिए नहीं। उत्तर प्रदेश का जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, बोलिए। हाँ? बिजनौर कहाँ से आ गया? बोलिए नहीं। कौन सा शहर है बोलिए? अरे गौतम बुद्ध नगर में तो सबसे कम है। गौतम बुद्ध नगर में लिंगानुपात क्या है? सबसे कम है। लेकिन लिंगानुपात सर्वाधिक है कहाँ? बोलिए फटाक से। वाराणसी कहाँ से आ जाएगा इसमें? दिमाग में नहीं आ रहा है आप लोग को। देखिए अगर बात करते हैं ना कि एक मिनट आ जाइए, उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है ये कितना है? पहले ये बताइए तो, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है कितना? 943 का 912 कितना है? 912, यानी कि 1000 महिलाओं पे, सॉरी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 912। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम की बात करना तो ये हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। लेकिन सर्वाधिक की बात करना तो ध्यान से समझिएगा, जौनपुर। कौन सा है? जौनपुर। इस जौनपुर में कितने? तो 1024। और गौतम बुद्ध नगर में कितने? तो 851। कितनी? 851। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार वह उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो जौनपुर। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1024 और सबसे कम पूछे तो 851। और उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला पूछे तो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। हम लोग का क्वेश्चन ये था टोक्यो पैरा ओलंपिक से। अभी 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बता रहे हैं। देखिए तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का अगर क्वेश्चन पूछेगा, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसका थीम सॉन्ग क्या था? बोली थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है। कौन है? लक्ष्य तेरा सामने है। इसके लेखक कौन? संजीव चौहान। कौन है? संजीव चौहान। और ध्यान दीजिएगा कि इस टोक्यो ओलंपिक में, बात को समझिएगा, पूरे टोक्यो ओलंपिक के इतिहास में अगर पूछे कि वर्ष 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ, इसमें सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन सा था? बोलिए सबसे कम उम्र का खिलाड़ी दिव्यांश सिंह पवार। कौन सा खिलाड़ी था? दिव्यांश सिंह पवार। और इस खिलाड़ी का खेल क्या था? शूटिंग। क्या था? शूटिंग। तो याद रखिए कि और अगर पूछे ना कि टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन भारत का आज तक का सर्वश्रेष्ठ सबसे, और पैरा ओलंपिक में भारत कितने पदकों के साथ? तो 19 पदकों के स्थान कौन सा रहा? 24वां। कौन सा? 24वां। पहले स्थान पे कौन सा देश? तो चाइना। कौन सा? चाइना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में उबेर कप, कौन सा कप है? उबेर कप। इसको जीता किसने? तो देखिएगा बैडमिंटन के 2 बेहतरीन कप होते हैं। एक होता है आपका उबेर कप और दूसरा होता है क्या? थॉमस कप। क्या होता है? थॉमस कप। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं किसको? थॉमस कप को। किसको? थॉमस कप। तो थॉमस कप का अगर पूछे ना कि विजेता देश कौन सा रहा? तो इंडिया। कौन सा देश रहा? इंडिया। और उप विजेता कौन सा रहा? तो इंडोनेशिया। कौन सा रहा? इंडोनेशिया। और ध्यान रहे कि इंडोनेशिया इस खेल को कितनी बार जीता था? 14 बार। कितनी बार? 14 बार। लेकिन अगर पूछेगा कि जो ये आपका उबेर कप है इसको जीता किसने? तो चाइना ने। किसने जीता? चाइना ने। किसे हराकर? तो दक्षिण अफ्रीका को। किसे हराकर? दक्षिण अफ्रीका को। अब यहाँ से 2 बारीकी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। अच्छा एक मिनट, दक्षिण कोरिया विजेता लिखिए, है ना? कौन सा है? दक्षिण कोरिया। और ऑप्शन नंबर चाइना हम लोग का क्या रहा? वो विजेता। देखिए क्वेश्चन पूछे ना कि थॉमस कप का संबंध है किससे? तो याद रखिए पुरुष बैडमिंटन। किससे है? पुरुष बैडमिंटन। और उबेर कप का संबंध किससे है? तो महिला बैडमिंटन। किससे है? महिला बैडमिंटन। जब थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, तो क्वेश्चन पूछेगा कि थॉमस कप का संबंध निम्न में से किससे है? तो पुरुष बैडमिंटन से। और उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से। और याद रखिए इसको सबसे बेहतरीन तरीके से कि भारत आज तक थॉमस कप को कभी नहीं जीता था, और लगातार 14 बार की जो विजेता टीम रही है ना इंडोनेशिया, इसको हराकर भारत ने क्या जीता है? इस वर्ष जीता कौन सा कप? थॉमस कप। और थॉमस कप का संबंध है किससे? तो बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चर्चा में रही मास्क्यूरिक्स वैक्सीन किस रोग की वैक्सीन है? तो ध्यान से समझिएगा, किसकी है? मलेरिया। किसकी? मलेरिया। और मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ की बात करते हैं ना तो मलेरिया का प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम परजीवी। अब ध्यान से समझिएगा,
मलेरिया से 3-4 क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये मलेरिया है ना, इसकी पहली वैक्सीन कौन बनी, तो मॉस्क्यूरिक्स। कौन है? मॉस्क्यूरिक्स। और याद रखें कि मलेरिया दिवस मनाते हैं कब, तो 25 अप्रैल। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल। और इस मलेरिया का ध्यान से समझिएगा, अगर हमसे पूछेगा कि कारक क्या होता है और कार्यवाहक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो वाहक की बात करें ना, तो मादा मच्छर। कौन होते हैं? मादा मच्छर। और कारक की बात पूछे तो प्लाज्मोडियम परजीवी। कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी। इसी के कारण होता है कौन? मलेरिया। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि मलेरिया के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा सिनकोना। किसका प्रयोग करते हैं? सिनकोना। और ये जो आपका सिनकोना है, ये किससे प्राप्त होता है? हुनैन से। किससे प्राप्त होता है? हुनैन से। याद रखेगा। और इसके उपचार के लिए किसका प्राथमिक तौर पे प्रयोग करते हैं, तो सिनकोना का। और मलेरिया दिवस मनाते हैं कब? 25 अप्रैल। और ये किस प्रकार की बीमारी है, तो प्रोटोजोआ अर्थात परजीवी जनित बीमारी है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो ये मलेरिया है, इसका कार्यवाहक कौन होता है, यानी कि फैलाता कौन है इधर से उधर, तो मादा मच्छर। और याद रखेगा क्वेश्चन पूछे कि इसका कारक क्या होती है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि 4 अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया? अभी बताए ना, कौन सा? रूस। आप पूछे कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, तो ऐसी मिसाइल जिसकी गति 5 मिनट से क्या हो, अधिक हो, हाइपरसोनिक। आप बताइए कि ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल? सुपरसोनिक। और निर्भया किस प्रकार की मिसाइल, तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल। कैसी? सबसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहे कि यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता, तो कुंग फू नन। किसने जीता? कुंग फू नन। अर्थात ऑप्शन नंबर ए। छूटा है क्या एक? अच्छा हाँ, 42 नंबर। देखिएगा कि नवंबर 2021 में कलपति रथ महोत्सव अभी पढ़ाए थे पहले ही। कौन सा राज्य? केरल। कौन सा? केरल। यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार कौन है, तो कुंग फू नन। कौन है? कुंग फू नन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। कहे कि चर्चा में रही अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है रेसलिंग। क्या है? रेसलिंग। भारत की आपकी जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन जो आपका पेपिलोना वायरस वैक्सीन है, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया, तो याद रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। और ये है कहाँ? महाराष्ट्र। कह रहे कि दिसंबर 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने नए देश शामिल किए? थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को। कब का पूछ रहा है? दिसंबर 2021। कब का पूछ रहा है? दिसंबर 2021। तो एक बात बताइएगा कि दिसंबर की बात कर रहा है और न्यू डेवलपमेंट बैंक किसकी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो दिसंबर 2021 में कितने नए देश आए थे? 3। लेकिन एक फिर 2022 में आया कौन? मिस्र। कौन आया? मिस्र। तो कितने हो गए? 4। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले से कितने देश? 5। आचार ये कितने? 9। तो क्वेश्चन पूछे कि न्यू डेवलपमेंट में कितने देश? 9। कितने? 9। और 9वां देश कौन? मिस्र। अब इन 5 की बात करते हैं, कौन कौन से थे, तो याद रखिए कि न्यू डेवलपमेंट किसका बैंक है? BRICS। किसका? ब्रिक्स का। और ब्रिक्स में कितने देश? 5। कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब एक क्वेश्चन बताइए कि इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ता है कब? वर्ष 2010। कब जुड़ता है? वर्ष 2010। और इन्हीं देशों के बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये बैंक बनता है कब? तो वर्ष 2014। कब बनता है? वर्ष 2014। इसमें पहले देश कितने थे? 5। लेकिन दिसंबर 2021 में कितने देश आते हैं? 3। कौन कौन से भाई? तो एक आता है हमारा बांग्लादेश। कौन सा देश आता है? बांग्लादेश। और दूसरा कौन सा आता है? UAE। कौन आता है? UAE। और तीसरा कौन सा आता है? तो उरुग्वे। कौन आता है? उरुग्वे। तो कितने देश? 3। और जनवरी 2022 में कौन आता है? मिस्र। कौन आता है? मिस्र। तो कितने हो गए? 4। और 5 पहले से, तो टोटल देश कितने? 9। अब एक क्वेश्चन बता दीजिएगा कि इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बोलिए। शंघाई चीन। कहाँ स्थित है? शंघाई चीन। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो मार्कोस ट्रायोजा। कौन है? मार्कोस ट्रायोजा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिक्स की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी, तो जिम ओ'नील। किसने दी? जिम ओ'नील। इन ब्रिक्स देशों की पहली बैठक होती है कब? तो वर्ष 2009। कब होती है? वर्ष 2009। ये होती है कहाँ? तो ये केंटबर्ग रूस। कहाँ होती है? ये केंटबर्ग रूस। तो इतना ध्यान में रखिएगा कि ब्रिक्स है क्या, तो ये दुनिया के 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है जिसके बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक।
और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने देश? तो 9। नौवा देश कौन? मिस्र। लेकिन सिर्फ ब्रिक्स के कितने देश? 5। कितने? 5। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका जुड़ता है कब? तो वर्ष 2010। कब जुड़ता है? वर्ष 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ना कि भारतीय अंतरिक्ष, अच्छा छूटा है काफी कोई कौन सा? अच्छा हाँ, इधर थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो यह है आपका ध्रुव। क्या है? ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल के विजेता, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको हमेशा के लिए याद करा दे। आवाज नहीं। कह रहा है कि यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता। एक बात बताइए, टेनिस के ग्रैंड स्लैम वर्ष में कितने? तो क्वेश्चन पूछे कि टेनिस जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं वर्ष में कितने? 4। क्रम क्या है भाई? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। कितने? यूएस ओपन। ध्यान दीजिएगा, हमसे पुरुष की बात किया है, आप कब का किया है? 2021 का। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसमें मेंस सिंगल का खिताब और एक होता है का वुमेन सिंगल। इसी तरह से इसमें क्या होता है? एक मैन और एक क्या होता है? वुमेन। इसी तरह से एक मैन और एक क्या हो जाएगा? वुमेन। इसमें भी क्या हो जाएगा? एक मैन और एक वुमेन। एक बात को बताइएगा, मैंने बताया था कि वर्ष 2021 के लिए पुरुष एकल विजेता में लगातार 3 अर्थात ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, इन तीनों को जीता था किसने? नोवाक जोकोविच। किसने जीता? नोवाक जोकोविच। और ये खिलाड़ी किस देश का? तो सर्बिया का। कहाँ का? सर्बिया का। तो 3 तो हम लोग आराम से याद कर लिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, इन तीनों के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच। आपसे पूछा है किसका? यूएस ओपन का। और यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन? तो डेनियल मेदवेदेव। कौन है? तो याद रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव। और ये खिलाड़ी किस देश का? तो रूस का। किसका? रूस का। तो एक बात बताइए कि चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पुरुष एकल विजेता की बात कर ली ना हम लोग, और बचे क्या हमारे? महिला एकल विजेता। कौन? महिला एकल विजेता। तो एक बात बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल विजेता कौन सी थी? तो नाओमी ओसाका। कौन थी? नाओमी ओसाका। और ये कहाँ की खिलाड़ी थी? तो ध्यान से समझिएगा, जापान। कहाँ की थी? जापान। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो एशले बार्टी। कौन थी? एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन बारबोरा क्रेसिकोवा। कौन सी थी? बारबोरा क्रेसिकोवा। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, बारबोरा, आवाज नहीं, बारबोरा क्रेसिकोवा। और ये खिलाड़ी कहाँ की? चेक गणराज्य। और विंबलडन ओपन को किसने जीता? एशले बार्टी। किसने? एशले बार्टी। और ये कहाँ की खिलाड़ी? ऑस्ट्रेलिया। यूएस ओपन को महिला में किसने जीता? तो एमा रादुकानु। कौन सी थी? एमा रादुकानु। और ये महिला खिलाड़ी किस देश की? तो ब्रिटेन की। कहाँ की? ब्रिटेन की। क्वेश्चन पूछेगा कि यूएस ओपन खिताब को जीतने वाली ब्रिटेन की एकमात्र महिला कौन है? तो एमा रादुकानु। और ध्यान से समझिए, इन्होंने कौन सा खिताब जीता? यूएस ओपन 2021। एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं कि टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 जो होते हैं वर्ष 2021 में, याद करने का तरीका, पुरुष एकल में किसने जीता? 3, नोवाक जोकोविच। बस क्रम याद रखना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन को, फ्रेंच को, विंबलडन को पुरुष एकल में किसने जीता? नोवाक जोकोविच, जो खिलाड़ी किस देश का? सर्बिया का। अब बचा कौन? यूएस ओपन। तो यूएस ओपन को किसने जीता? तो याद रखेगा, एमा रादुकानु, सॉरी डेनियल मेदवेदेव। पुरुष की बात कर रहे हैं ना, डेनियल मेदवेदेव। अब महिला में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता? तो नाओमी ओसाका, जो कहां से? जापान। फ्रेंच ओपन को बारबोरा क्रेसिकोवा, विंबलडन को एशले बार्टी, याद रखें कि यूएस को एमा रादुकानु। अब बात बताते हैं थोड़ी सी इनकी परिचय कि इन चारों टूर्नामेंट में सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो याद रखेगा, विंबलडन ओपन। कौन सा? विंबलडन ओपन। और सबसे नवीनतम की बात करते हैं ना, तो सबसे नया कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि वर्ष 2022 में, किसका? वर्ष 2022 में जो टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट प्रतियोगिता है, इसमें कितनी हुई है? तो 3। कितनी हुई है? 3। और इन तीनों में ध्यान से समझिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला और दूसरा, बात को समझिएगा, पुरुष एकल में, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ये 3 हुए हैं।
तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में और फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल विजेता कौन रहे? राफेल नडाल। कौन रहे? राफेल नडाल। और ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन पूछे कि ये जो आपका विंबलडन ओपन है इसमें पुरुष एकल विजेता कौन है? फटाक से बताइए। पुरुष एकल विजेता कौन है विंबलडन में? नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। लेकिन अगर महिला की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल विजेता कौन? बोलिए। और फ्रेंच ओपन में कौन? बोलिए। इगा स्वियातेक। आज फिर से विंबलडन ओपन में कौन रही? एक नई खिलाड़ी आई थी जिनका नाम क्या है? बोलिए फटाक से। एक नई खिलाड़ी आई थी जिनका नाम क्या है? नहीं, एलिना करके थी। वो किस देश की थी? तो किर्गिस्तान की थी। कहा नहीं, कजाकिस्तान। कहाँ की थी? कजाकिस्तान। तो हाँ, एलिना रिवाकिना। कौन सी थी? एलिना रिवाकिना। बहुत बढ़िया नाम आ गया, एलिना रिवाकिना। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो कजाकिस्तान। और ध्यान दीजिएगा, पूरे एशिया की यह पहली महिला है जिन्होंने कौन सा खिताब जीता हो? विंबलडन ओपन। और इन तीनों को याद रखेगा। और इन सब में पुराना कौन सा है? तो विंबलडन। और सबसे नया कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियन। कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे ना कि भारत, अच्छा ये तो हो गया ना। कह रहे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो टोक्यो ओलंपिक में कौन सा? 48वां। कौन सा? 48वां। और टोक्यो ओलंपिक में भारत को पदक कितने? 7। कितने? 7। 1 2 का गोल्ड कितने? 1। सिल्वर 2। ब्रॉन्ज 4। गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा। सिल्वर की बात करें तो मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया। और ब्रॉन्ज में कितने? 4। तो कौन कौन से? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम, लवलीना बोरगोहान, बजरंग पुनिया। और एक कौन सी थी? तो याद रखिए, पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टोक्यो ओलंपिक में पहले स्थान पे कौन सा देश? तो यूएसए। कौन सा था? यूएसए। और भारत का स्थान कितना? तो 7 पदकों के साथ 48वां। कौन सा? 48वां। अब एक 2-3 क्वेश्चन इतिहास के बारे में चलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे ओलंपिक के इतिहास में भारत की ओर से पहला गोल्ड जीतने वाले व्यक्तिगत स्पर्धा के खिलाड़ी कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। और दूसरे खिलाड़ी कौन? नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। अब एक बात बताइएगा कि जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इसने ओलंपिक के इतिहास में कितने गोल्ड जीते हैं? 8। कितने गोल्ड? 8। और सर्वाधिक किसकी कप्तानी में? तो मेजर ध्यानचंद। किसकी कप्तानी में? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में कितनी बार? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अब एक बात बताइए, एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक के इतिहास में भारत आज तक टोटल कितने पदक जीता है? तो 35। कितने? 35। अब इस 35 में सिर्फ हम गोल्ड बता दे रहे हैं किसने जीते हैं? तो 10 में 8 आपके क्या है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम। और 2 में क्या है? व्यक्तिगत स्पर्धा, एक अभिनव बिंद्रा और एक कौन है? नीरज चोपड़ा। अब बताइएगा कि अभिनव जो बिंद्रा है, ध्यान से समझिएगा, अभिनव बिंद्रा इन्होंने इस खिताब को किस वर्ष जीता था? 2008। और ये ओलंपिक हुआ था कहाँ? तो बीजिंग चीन। कहाँ हुआ? बीजिंग चीन। और याद रखेगा कि ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने ये खिताब कब जीता? सिडनी ओलंपिक वर्ष 2000। कब जीती थी? सिडनी ओलंपिक वर्ष 2000। अब बताइएगा कि जो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी है इनका संबंध किस खेल से? तो भारोत्तोलन। किससे है? भारोत्तोलन। अब याद रखेगा इनको हाल ही में किस यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया? तो याद रखेगा दिल्ली। कौन सी? दिल्ली। और दिल्ली में भी कौन सी? तो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। कौन सी? स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। और दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। लेकिन एक बात बताइए कि ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी केडी जाधव। कौन है? केडी जाधव। और उनका संबंध किस खेल से था? तो कुश्ती। किससे था? कुश्ती। आगे बढ़ते हैं। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना ने अपना पहला विध्वंसक राजपूत जो है ना कहां से सेवा मुक्त किया? तो विशाखापट्टनम। कहां से? विशाखापट्टनम। जो ये आपका आईएनएस राजपूत था, इसका स्लोगन क्या था? तो राज करेगा राजपूत। क्या था? राज करेगा राजपूत। अगला देखिएगा, कह रहे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित
कितने उपग्रह को प्रक्षेपित किया? तो याद रखिए कितने? 18। रॉकेट की बात पूछा है ना, तो रॉकेट का नाम क्या था? PSLV और C-51। कितने? अमेजोनिया सहित 18 अन्य उपग्रह। लेकिन अगर बात करते हैं PSLV C-52 किसकी? PSLV C-52, तो इसकी सहायता से अगर पूछे किसको लॉन्च किया गया तो EOS-04। ये वर्ष 2022 का क्या था? पहला उपग्रह था जिसको किसने लॉन्च किया? इसरो ने। अब एक और दोहरा लीजिएगा यहीं पे, PSLV C-53 कौन सा है? PSLV C-53। इसकी सहायता से सिंगापुर के कितने उपग्रह? तो 3। कितने? 3। ये किस देश के हैं? तो सिंगापुर के। कहाँ के हैं? सिंगापुर के। एक बात बताइएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि इसरो ने किस रॉकेट की सहायता से एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए, बोलिए किस रॉकेट की सहायता से? तो ये था PSLV और C आपका क्या था? 37। एक साथ कितने उपग्रह? 104। क्वेश्चन पूछेगा अगर एग्जामिनर आपसे कि पूरे दुनिया में एक रॉकेट की सहायता से सर्वाधिक उपग्रह किसने लॉन्च किए? तो वो था आपका कौन सा? SpaceX। और उसके रॉकेट का नाम क्या था? तो फाल्कन 9। क्या था? फाल्कन 9। कितने रॉकेट? सॉरी कितने उपग्रह? तो 143 यानी कि 143। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रहने दीजिएगा इनके। 50 नंबर था ना, 51 था। 52 नंबर पे चलते हैं। भारत की ऋत्विका श्री ने कौन सी चोटी फतह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बन गई? तो किलिमंजारो तंजानिया। कौन है? किलिमंजारो तंजानिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा रंजना प्रकाश देसाई समिति। कौन सी है? रंजना प्रकाश देसाई समिति। और याद रखिएगा इस समिति के द्वारा जो जम्मू कश्मीर है ना, इसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 90। 90 में 43 कहाँ? जम्मू कश्मीर में। आप 47 पूछे तो श्रीनगर। कहाँ पे? श्रीनगर। और एक बात बताइएगा, इसी समिति के द्वारा, आवाज नहीं, इसी समिति के द्वारा भारत के किस राज्य में आर्टिकल नंबर 44 को लागू करने का निर्णय लिया गया? कौन सा राज्य? उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। इसके पहले भारत का एकमात्र राज्य कौन सा था? गोवा। जहाँ पे कौन सा आर्टिकल लागू है? आर्टिकल नंबर 44। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा हो गया 54। आगे बढ़िए, बस और 6 करा दे रहे हैं 60। अगला देखिएगा, कह रहा है कि 13 नवंबर 2021 को किस राज्य ने केसर ए हिंद नामक एक तितली को राजकीय तितली घोषित किया? तो कौन सा है? केसर ए हिंद सिक्किम का थोड़ी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का है। कैटली आपका सिक्किम का है। किसका? कैटली का। आगे बढ़ते हैं, जो आपका गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार है किस राज्य के द्वारा? असम। कौन सा? असम। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में किस क्रिकेटर को दिया गया? तो मिताली राज। 2021 में कितने को? 12 को। कितने को? 12 को। और इन 12 में केवल एक क्रिकेटर कौन सी थी? मिताली राज। और ध्यान रहे कि अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसके स्थान पे आया, तो राजीव गांधी खेल रत्न के स्थान पे। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि वर्ष 2020 से कितना कर दी गई? तो 25 लाख। कितना? 25 लाख। अब एक बात बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, बोलिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कल ही बताए थे, कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। आप पुरुष की बात करें तो कौन है? विश्वनाथन आनंद। इनका संबंध कौन सा खेल? तो शतरंज। कौन सा है? शतरंज। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी एक पुरुष खिलाड़ी थी, तो कौन थी? सॉरी महिला खिलाड़ी, तो कौन है? मिताली राज। कौन है? मिताली राज। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से इसमें आएंगी? वो पहली है ना। अगला कह रहे हैं कि किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए विश्व की पहली गोली लेगेवेरिया को मंजूरी दिया है? तो वह देश है आपका ब्रिटेन। कौन सा है? ब्रिटेन। अगर बात करते हैं गोली की तो कौन सा देश? ब्रिटेन। और ध्यान से समझिएगा, अगर यहीं पे हम पूछेंगे ना आपसे कि पूरे दुनिया की कोविड-19 पहली वैक्सीन किस देश ने बनाया, तो रसिया ने। कौन सा? रसिया। और इसकी वैक्सीन का नाम क्या था? स्पुतनिक वी। क्या नाम था? स्पुतनिक वी। अब भारत की मान्यता प्राप्त वैक्सीन कितनी? 2। कौन कौन सी? कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देगा कि जो आपकी कोवैक्सीन है इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो भारत बायोटेक। कौन सा है? भारत बायोटेक।
इसी को पूछेगा कि कोविशील्ड के द्वारा कौन सी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये है कहाँ, महाराष्ट्र। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि पूरे दुनिया के अंदर डीएनए बेस पर आधारित पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, जाइकोव-डी। कौन है, जाइकोव-डी। इसको किसने बनाया, जाइडस कैडिला। किसने बनाया, जाइडस कैडिला। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए विश्व की पहली लेगेवेरिया गोली बनाया, तो कौन सा देश, ब्रिटेन। दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान जावाद का नामकरण किस देश ने किया, तो जावाद की बात करें ना तो सऊदी अरब। कौन सा, सऊदी अरब। साहिल का नामकरण किसने किया था, कतर ने। किसने, कतर। बुलबुल नाम किसने दिया, पाकिस्तान। किसने, पाकिस्तान। अच्छा, गुलाब, बुलबुल नहीं, क्या था, गुलाब था। तो गुलाब नाम किसने दिया, पाकिस्तान। एक बात बताइएगा, आवाज नहीं, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये चक्रवात होते हैं इनकी आकृति कैसी होती है, बोलिए। गोलाकार भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है। आज चक्रवात जो होता है उसके किस पैमाने पे मापते हैं, 30 पे। किसमें मापते हैं, 30 पे। अगला क्वेश्चन 60 नंबर अंतिम कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया, तो यह है आपकी गीता गोपीनाथ। कौन है, गीता गोपीनाथ। बस इसके बारे में समझ लीजिए। अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा कि IMF, कौन सा, IMF जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसकी स्थापना होती है कब, तो देखिएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है कब, ध्यान से समझिएगा, 1944 में। और इसी सम्मेलन के दौरान दो बैंक बनते हैं, एक बनता है आपका IMF और दूसरा क्या बनता है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। ध्यान से समझिएगा। और इस वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं ना तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। इसका भी वाशिंगटन DC। और ध्यान दीजिए, इन दोनों अपना कार्यरत प्रारंभ कब से करते हैं, 1945 से, लेकिन बनते कब से, 1944 से। इन दोनों के हेड क्वार्टर पूछे कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन DC। कहाँ है, वाशिंगटन DC। और IMF की पूछा है प्रथम महिला उप प्रबंध निदेशक अर्थात फर्स्ट मैनेजिंग जो आपकी डायरेक्टर है ना, ये बनी है गीता गोपीनाथ, अर्थात ऑप्शन नंबर C। अब रहने दीजिए है ना, 60 क्वेश्चन यही पे बताया।